तो आप लोगों ने टेस्ट तो दे ही दिया होगा, लंच भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा दोनों में, अच्छा लंच नहीं किया, दोनों में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता था, ना टेस्ट दिलाने में ना लंच कराने में, बट बड़े होने के नाते पूछ लूं मैं, है ना। पेपर देख करके मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई पेपर अभी आप सीख रहे हैं, आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान देना है कि हम जानते हुए क्या गलत कर रहे हैं। पहली नजर हमेशा इस बात पर रहनी चाहिए। जो नहीं आ रहा है, या कोई 4 ऑप्शन है उसमें 2 आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। जो आ रहा है उसमें आपको आने वाले 5-7 टेस्ट में ये आदत डालनी कि हमें जो आता है हमें उसमें गलती एकमात्र प्रिंसिपल है। जो नहीं आता है वो जानकारी हमारी बढ़ेगी। ठीक, उसका एक तरीका है उसका आंसर नोट करना, दूसरा तरीका है उसके बारे में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ने की कोशिश। पढ़ने की कोशिश में क्या होता है, आपका दायरा और बड़ा होते चला जाता है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप वैदिक पढ़ रहे हैं कि पहले आप गुप्ता पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक पूरा सिस्टम बन चुका है। जो क्वेश्चन दिखा, जो ऑप्शन दिखा, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया आप। अब ये समस्या नहीं आती है ना आपको कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, क्यों पढ़े वाली बात है। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो आंसर उसका है वो नोट कर लिया। थोड़ा एक अच्छा तरीका ये है कि आप उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। और आप पीटी तो बहुत इजी हो जाता है, जीएस का सेक्शन, क्योंकि हम मेहनत इतना कर चुके होते हैं कि वो फिर काम आसान हो जाता है। ठीक है, कहने में थोड़ा आपको लगेगा कि सर आसान वर्ड यूज करते हैं। देखो मैं अपने समय में सब आजमाया हूं, और बिल्कुल कहते हैं ना ग्राउंड जीरो पे, वहां पे जा करके हमने उसको सब निपटाया है। इसलिए कहने के लिए नहीं कहता हूं। और शुरू में 3-4 साल तो जब मैं ऑप्शनल पढ़ाता था ऑब्जेक्टिव के लिए, तो अपने मार्गदर्शन में इंप्लीमेंट भी करवाया था। जीएस में सबकी भूमिका हो जाती है, बहुत सारे टीचर हैं, मेरी भी उसमें एक भूमिका हो जाती है ना, ये वाली बात है। हम लोग कल लास्ट में साहित्य की बात कर रहे थे, याद है ना सभी को। फारसी साहित्य हमने कहा जहां लगातार कुछ याद करने के लिए हो तो थोड़ा सा बैलेंस बना के याद करिए उसको। आप 2-4 नाम ठीक से याद कर लिया जो फेमस है, जैसे अमीर खुसरो हैं, बर्नी है, इब्न बतूता है, 2-4 नाम ठीक से याद कर लिया, लेखकों का नाम याद कर लिया, किताब का नाम धीरे धीरे पढ़ते रहे आप उसको। आप फारसी साहित्य को लेकर के, फारसी साहित्य की उपयोगिता क्या है सल्तनत काल को या मध्य काल को समझने में। ठीक, शीर्षक दे लिखे आप, लिखें सल्तनत कालीन इतिहास को समझने में फारसी साहित्य का महत्व। सल्तनत कालीन इतिहास को समझने में फारसी साहित्य का महत्व। ठीक, लिखें आप कि सल्तनत कालीन लेखकों को सल्तनत कालीन लेखकों को इतिहास लेखन की समझ थी। इतिहास लेखन की समझ थी, इसलिए प्राचीन काल की तुलना में, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल की जानकारी प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल की जानकारी आसानी से आसानी वर्ड हटा दीजिएगा, है ना, आसानी वर्ड को काट दीजिएगा। मध्यकाल की जानकारी बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाती है। बेहतर तरीके से उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप कि कालक्रम
कालक्रम की अस्पष्टता, कालक्रम की अस्पष्टता तथा अधिकांशतः लेखकों की दरबार तक पहुंच होने के कारण, अधिकांशतः लेखकों की दरबार तक पहुंच होने के कारण अधिक प्रामाणिक जानकारी मिलती है। अधिक प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप, अधिकांशतः साहित्य छेपक की समस्याओं से मुक्त है। छेपक बाद में जो ऐड कर दिया जाता था, अधिकांशतः साहित्य छेपक की समस्याओं से मुक्त है, फ्री है। ठीक है, मतलब उसमें ये समस्या नहीं आती है, काल निर्धारण की समस्या नहीं आती है ना, ये सब बातें इसमें नहीं आती है ना। अगला पॉइंट लिखें, सबसे महत्वपूर्ण कि इन साहित्यों के द्वारा सल्तनत कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास की विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। भाई साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका इतिहास में तो यही है ना, कि हमें उस दौर को, इतिहास को समझने में हेल्प, ठीक है, तो वो कर रहा है हमें। सबसे बड़ी बात इसलिए कहा सबसे महत्वपूर्ण है। हमने जो राजनीतिक इतिहास पढ़ा गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक, किसके आधार पर? साहित्य के आधार, फारसी साहित्य के आधार पर। प्रशासन फारसी साहित्य के आधार पर, समाज अर्थव्यवस्था फारसी साहित्य के आधार पर, संस्कृति जो हमने पढ़ा कुछ पुरातत्व को छोड़ते तो फारसी साहित्य के आधार पर, पीछे जो भक्ति सूफी आंदोलन पढ़ा वो भी साहित्य के आधार पर। तो पीछे जो क्लासेस चल रही थी आपकी 7-8 दिनों से, 9 दिनों से, वो सब तो साहित्य के आधार पर ही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, जैसे आपसे कह दे कि फारसी साहित्य अलाउद्दीन खिलजी के काल के इतिहास को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है, यहां पे गेम चेंज हो जाता है। राजनीतिक इतिहास से सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने कहा था आपको इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है हमें सिस्टमैटिक तरीके से, बेसिक जानकारी भी, कि जब वो साहित्य को आगे करके आपसे पूछ लेगा तो आप सवाल नहीं कर सकते कि आपने सवाल कैसे पूछ लिया। ठीक, इसीलिए हमने कहा था कि कल्चर कहने के लिए हम कला, स्थापत्य, धर्म जो भी पढ़ते हैं उसमें, बट कल्चर यानी पूरे इतिहास को समेट लेता है। ऐसा हो चुका है प्राचीन भारत में 2-3 बार। ठीक है, तो जब 2 बार प्राचीन भारत में हो चुका तो मध्यकालीन भारत में भी कभी हो सकता है, एक आधा बार हुआ है, अलग तरीके से आया है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जो भी जानते हैं साहित्य के आधार पर जानते हैं। जो भी आपने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राजनीतिक घटनाक्रम और आर्थिक, किसके आधार पे पढ़ा? साहित्य के आधार पे। बस इंट्रोडक्शन में केवल देना कि भाई फारसी साहित्य जैसे, ठीक है, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, अमीर खुसरो इत्यादि के अलग अलग पुस्तकों से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी, बस ऊपर 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, फिर सारे क्लास नोट्स को लपेट दिया। अब फिर आलोचना की किस सीमा तक उपयोगी है, तो फिर सीमा वाली की बात हो जाएगी फिर उसके बाद। ठीक,
बर्नी का विवरण बलबन के इतिहास को समझने में, बलबन की नीतियों को समझने में कहां तक उपयोगी है, बर्नी ही लिख रहा है। स्पेसिफिक इतना नहीं पूछेगा आपको, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ये समझ बन जाएगी, लिख तो बर्नी ही रहा है ये सब। कुछ भी काम मत करिएगा एक्स्ट्रा। अब जो करना है, याद करना है, अब टेस्ट दे ही दिया आपने, घर में सर्च करिए। सर्च करेंगे 20 बार बर्नी और मीर खुसरो तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा, जो है सो बर्नी है। तभी तो कहते हैं ना, कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते समझ बनती है। हमने लिख रखा है कि बर्नी ने कहां से कहां तक के इतिहास के बारे में बताया है। छोटे से हैंडआउट्स में आप देखोगे, हमने कहीं कहीं मिन्हाज सिराज किसके बारे में बता रहा है, बर्नी किसके बारे में बता रहा है, अफीफ कहां से कहां तक बता रहा है। ठीक है, तो वो जो एक लाइन दो लाइन हमने ऐड किया है, वो लगेगा आपको कि क्यों ऐसे लिखा हुआ है, बट उसके पीछे एक दृष्टिकोण है कि यदि क्वेश्चंस का दायरा थोड़ा आगे पीछे कुछ भी हो तो पता चला हम सब जानते हुए भी नहीं लिख पाए वहां पे। हम कुछ जानना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, आपको सब जान रहे हैं, आप जो पढ़ा है वही लिखना है। बस लिखने के पहले आत्मविश्वास भी तो हो कि इसको क्यों लिखना है। आप आत्मविश्वास से लिखिए सेम एक ही बात को, और बिना आत्मविश्वास के लिखिए, आपकी राइटिंग बता देती है कि बालक जो है या बालिका जो है डर गई है लिखने में है। आत्मविश्वास होता है कि नहीं लिखना, तो राइटिंग बता देता है। हम लोग उस अवस्था में है जहां देख करके आत्मविश्वास सब समझ में आ जाती है बात की, हाँ कि डरते डरते कह रहा है अपनी बात, ये कॉन्फिडेंस से कह रहा है अपनी बात, यही है। ठीक है, तो चलो, तो हम फुल टाइम काम करते हैं, वैसे वहां एग्जामिनर भी बड़े अनुभवी होते हैं जो लोग चेक करते हैं कॉपी। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा 2-3 महत्व एक्स्ट्रा, लास्ट वाला लाइन ही तो हमने पढ़ाया आपको। जो लास्ट वाला महत्व है वही तो पिछले 8 दिनों से कर रहे थे हम। ठीक, फारसी साहित्य जो है राजनीतिक इतिहास को समझने में ज्यादा उपयोगी है सामाजिक आर्थिक इतिहास की तुलना में। आपको अनुसंधान नहीं करना है। इस्लाम में राजनीतिक इतिहास पे बहुत ज्यादा बल दिया गया, इसलिए राजनीति का ज्यादा उल्लेख है। शासकों की उपलब्धियों के बारे में खूब बताया गया, इसलिए उसका ज्यादा है। ठीक हो गया। लेकिन आप आलोचना, आलोचना में लिखे आप कि अधिकांशतः लेखक का संबंध राज दरबार से था, अधिकांशतः लेखक का संबंध राज दरबार से था, अतः कुछ एक अपवादों को छोड़ दें, कुछ एक अपवादों को छोड़ दें, कुछ एक अपवादों को छोड़ दें। ठीक है, कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो इन लेखकों के द्वारा शासकों की नीतियों की आलोचना इन लेखकों के द्वारा शासकों की नीतियों की आलोचना, शासकों की नीतियों की आलोचना नहीं की गई है। ठीक, तो एक तो ये, जैसे बर्नी है, मान लो मोहम्मद बिन तुगलक की कभी कभी आलोचना कर देगा, तो फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए लिख रहा था, अदरवाइज बहुत कम आलोचनाएं दिखेंगी आपको। एक तो वहां सावधानी रखनी पड़ती है भाई, जो लेखन हो रहा है, नंबर 1। दूसरा लिखें आप, लेकिन कि ये लेखन अभिजात्य वर्ग के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, अभिजात्य वर्ग के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अभिजात्य वर्ग जो एलिट क्लास है, खास के मुस्लिम अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग है ना, एलिट क्लास के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप,
लिखें, अधिकांशतः लेखकों का संबंध उलेमा वर्ग से था। अधिकांशतः लेखकों का संबंध उलेमा वर्ग से था, जो धार्मिक वर्ग होता है ना। देखिए, इसलिए इनके लेखन में गैर इस्लामिक प्रजा के प्रति धार्मिक पूर्वाग्रह भी दिखता है। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप कि इतिहास लेखन में राजनीतिक घटनाओं तथा शासकों की उपलब्धियों को अधिक महत्व दिया गया है। न कि आम लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को। ठीक है, ना कि आम लोगों की सामाजिक आर्थिक। तो कभी किसी, अब पूरे सल्तनत काल के बारे में पूछा आपसे, तब मुगल काल पूछेगा, तब मुगल काल में भी फारसी साहित्य है। अब अलग से नहीं लिखने वाले मुगल काल में हम लोग, वहां पे भी ये सकारात्मक बिंदु है और वहां पे भी ये आलोचनात्मक। थोड़ा इससे बेटर स्थिति है मुगल काल का, लेकिन उतना आपको कहते हैं ना लेंस लगा के अध्ययन नहीं करना, आपको जनरल आइडिया बनाना है। वहां भी साहित्य का नाम पढ़ लेंगे, उसका महत्व क्या है और उसकी आलोचना है। किसी एक शासक के बारे में पूछे, पूरे काल के बारे में पूछे, आप इसी फ्रेम में राइटिंग कुछ भी पूछेगा तो आपको जो जानकारी आपके पास है वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इन्हीं तीन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है आपको किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर ना सभी को? तो ये आपका साहित्य का नाम याद रख लीजिएगा, वो अलग टास्क था आपका। और ये कॉन्सेप्ट हो गया, जो भी आपने सल्तनत काल में पढ़ा वो सब साहित्य के आधार पर पढ़ा। रिसेंटली कभी क्वेश्चन देखेंगे, 1-2 साल पहले सल्तनत कालीन तकनीक पे एक प्रश्न पूछा था 250 वर्ड में। क्वेश्चन पेपर देखिएगा आप मेंस का, पहली बार सवाल आया था कि सल्तनत काल में तकनीकी परिवर्तनों और समाज पर उसके प्रभाव के बारे में पूछा गया था दिल्ली सल्तनत के काल में। आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, कृषि में क्या बदलाव हुआ, शिल्प में क्या बदलाव हुआ, ठीक, जो परिवर्तन में वहां आपको बता दिए गए थे। तो उन परिवर्तनों के बारे में और उसका समाज पर क्या प्रभाव था। देखो, ये संभव इसलिए कि स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वरना बहुत आप कल्चर की किताब को उठा कर देखेंगे तो उसका कहीं जिक्र भी नहीं मिलेगा आपको। जो हैंडआउट्स देते हैं उसमें भी तकनीक का उल्लेख कर रखा है, जो क्लास में हम दिखाते हैं सभी बैच में उसमें भी दिखाते हैं आर्थिक परिवर्तनों के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए। तो कोई भी जो प्रश्न आ रहा है वो, चूंकि हम लोग सभी टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि यदि उसके बाद भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो एक चीज क्या होता है किसी कंपिटिटिव एग्जाम में, कि क्या बाकी लोग एडवांटेज पोजीशन में है, क्या एडवांटेज ले रहा है क्या इस टॉपिक में। ऐसा कोई नहीं होने वाला है जो एडवांटेज लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मेरी बात समझ के आपने लागू कर दिया तो कोई एडवांटेज नहीं लेने जा रहा आपसे। प्रतियोगिता में 2 बात होती है, हम अच्छा करें और दूसरे को एडवांटेज, मतलब हम ऐसा ना कि पिछड़ रहे हो दूसरा जो है बहुत अच्छा कर रहा है, ये मन से निकाल दीजिएगा, कोई एडवांटेज नहीं लेगा। हाँ, आपको आसपास कभी कभी लगेगा अभी 1.5 साल तक ये बहुत जानता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता होगा, आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कितने सालों से पढ़ रहा है और भी कितने साल यहां रहने वाला है।
कम जान के भी लोग निकाल के चले जाते हैं, वह कम जानने वाला ही निकालते हैं। मेरे परिवार में एक बच्ची है, वो अभी मतलब इस प्लान कर रही है, इकोनॉमिक्स से यहाँ एमए कर रही है, एक रिलेशन में है, भतीजी लगेगी, वो जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसका। एक बड़े भाई है हमारे रिश्ते में, काफ़ी बड़े हैं हमसे, वो जस्ट पीजी में इनरोलमेंट लिया। उसने बोला कि अंकल मुझे एग्जाम देना है, ठीक है, आईएएस का। ठीक है, तो पीजी में लिया। तो हमने कहा पीजी के साथ तुम डीयू में पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं पाओगे बहुत, इसलिए अच्छा होगा तुम ऑप्शनल तैयार कर लो, अभी जब तुम फ्री होना तब तुम देना आईएएस का एग्जाम। तो क्लासेस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की ज्वाइन करवा दी उसको हमने। ठीक है, अब वो 6-7 दिनों से 5 दिनों से क्लास कर रही है। वो सर बार बार क्यों समझाते हैं कि इतनी किताबें मत पढ़ो, ऐसा कह रहे हैं सर बार बार। तो चूंकि ऑनलाइन क्लास कर रही है, टाइम रहता नहीं उसके पास, हम इसलिए कि 90% 95% स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं वहाँ सामने बैठ करके। सर को पता है कि ये नगरी नगरी द्वारे द्वारे भी घूमेंगे, भटकेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास मुश्किल से 3-4 घंटे का टाइम है रोज क्लास के बाद, तुम्हें जितना बता रहे हैं उसको कवर करने में तुम परेशान हो। उनके पास इतना टाइम है कि बहुत रिसर्च करेंगे फिर वो। हर क्लास में सर एक बार समझाते हैं कि जो मैं करा रहा हूं वो ठीक से पढ़ लेना, समझने पे ध्यान दो, उसको बार बार पढ़ो, समझो उसको मैं क्या क्या समझा रहा हूं। ठीक है, अभी कल परसों कल शायद बात कर रहा था मुझसे, 5-6 दिन क्लास होते हुए हो गए थे। हमने कहा कि क्या आप तुम्हारा क्या प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो, बस वो जो बता रहे हैं उनको करने में हम, और क्या क्या सर कहते रहते हैं। तो सर का भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, राजेंद्र नगर के थ्रू अपना क्लासेस कर रही हैं वो। तो उसमें बार बार कि सर इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं ना, तो कुछ उनको लगता होगा फुल टाइम में कुछ और करते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम सोच ही नहीं पा रहे, इससे ज़्यादा हम कर पाएंगे हम। तो कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है, जब पता चल जाता है ना कि इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो भी अच्छा है एक तरह से। ठीक है, बट आपको मैं कुछ पढ़ने के लिए हमेशा कहूंगा, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बार आप हमारे तरीके से बात मानिए और अगली बार आप पढ़ के फिर उस बात को समझिए कि ऐसा क्यों कहा गया आपको। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं कि एक बार बच्चों का अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, बट बड़े होने के नाते शुरू में कैसे भी घेर करके आपको मैं चाहता हूं कि एक जगह न रुके, आप बढ़ते रहें आगे आप। ठीक है, तो उसके लिए भी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी लेवल पे स्टडी करनी है आपको। अब जैसे इन सिंपल मान लो आपसे ऐसे, अभी तो हमने साहित्य के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह दिया था आपको कि भाई ये साहित्य अलाउद्दीन कालीन इतिहास को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है। जो भी लिखोगे अब ठीक ही लिखोगे अब आप। ठीक, अब एक सवाल जब हमने पहले ही पढ़ लिया, मान लो आपसे पूछ दे कि संस्कृति के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के योगदान को बताएं। ठीक, मान लो आपसे सवाल रैंडम पूछ लिया गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, संस्कृति में हमें क्या ध्यान रखना होता है। ठीक, स्थापत्य कला याद है ना सभी को, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, साहित्य, धर्म, अन्य जो आपको और लगे, इतना तो कहोगे आप। अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य सबको पता है ही, अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी महल, जमात खाना मस्जिद, उसकी कुछ विशेषताएं। मूर्तिकला की कोई बात तो हुई नहीं है। चित्रकला के बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं, बट 2 लाइन कहना पड़ेगा, प्रमाणों के आधार पर ऐसा लगता है कि चित्रकला किसी न किसी रूप में प्रचलित। ठीक, चाहे इल्तुतमिश का काल हो या फिरोज शाह तुगलक का काल, इसलिए हमने कहा था रेफरेंस लेना पड़ जाता है राइटिंग में। ठीक है, उसका क्या योगदान था शासक का पता नहीं, बट चित्रकला प्रचलित था समाज में। संगीत अमीर खुसरो के बारे में, गोपाल नायक के बारे में, तुरमती खां के बारे में याद है तो सारी बात लिख दो। ठीक, साहित्य ऑब्वियस है, अमीर खुसरो की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, बरनी, और भी हैं कम से कम। इन 2 के बारे में जो बता सकते हो बता दो आप। ठीक है, धर्म को लेकर के आप देखेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी का जो काल था, तो सूफी धर्म का इस समय प्रसार। ठीक है, सूफी धर्म का इस समय प्रसार। ठीक है, भक्ति तो बहुत पॉपुलर था नहीं उस समय उत्तर भारत में 13वीं सदी में,
14वीं सदी में भक्ति पॉपुलर होगा ना, बट सूफी धर्म का प्रसार तो हो रहा था उस समय में भी, प्रारंभिक अवस्था में था, है ना। अब आपको जो और कुछ कहने की इच्छा कर रही हो इसके बारे में आप, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो सामान्य जानकारी हमने ली उसके आधार पे अलाउद्दीन खिलजी के कल्चरल एस्पेक्ट को हमने सामने, ऐसे ही तुमने कभी सातवाहनों का योगदान, कुषाणों का योगदान की भी बात की थी मैंने आपसे कभी, ये तो अच्छे से समझाया ही था कि देखो लड़ाई हर स्तर पे, पीटी मेंस इंटरव्यू, बट मेंस स्तर पे लड़ाई आपकी बहुत निर्णायक है। जब भी एग्जाम मेंस आपने लिखा ना, बहुत अच्छा लिखा मेंस, आप इस प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे, जरा मरण, आवागमन के चक्र से, कोचिंग, टीचर, जैसे बुद्ध कहते हैं ना इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वैसे आप ये कोचिंग और ये पढ़ाई के चक्र से मुक्त, उसके बाद शौक से पढ़िए आपको जो पढ़ना है, ठीक है। मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा करना है ना। तो सांस्कृतिक योगदान ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक का कभी पूछ ले, खिलजी काल का कभी पूछ ले, ठीक है। क्लास नोट से याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखिए, चीजों को लगाइए और प्रेजेंट कर दीजिए। यही तो हुआ था ना, अभी पल्लव काल का योगदान पूछा और चोल काल का योगदान पूछा, और क्या पूछा था मेंस में? 2 सवाल जो पूछे गए अभी सांस्कृतिक और कला में योगदान, यही तो पूछे गए, ऐसे पहले भी पूछे जा रहे हैं ऐसे। एक बार पालों का योगदान पूछ लिया था, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन में ही, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में ही, है ना, आप देखेंगे कहीं कहीं कठिनाई आपको आएगी पास्ट जो सवाल पूछे गए हैं मेंस के पीवाईक्यू में, वो भी समझने का खेल है वो, अदरवाइज कहीं कठिनाई नहीं आएगी आपको, ठीक। लाइन क्लियर है, बस पढ़िएगा, अधिक से अधिक याद होगा, तब ज्यादा से ज्यादा बेहतर आप एग्जाम में कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा साहित्य का। अब आते हैं हम लोग, आपको याद होगा हमने कहा था क्षेत्रीय राज, बट थोड़ा उसको साइड कर देने, अभी हम अलग से पढ़ा देंगे आपको हम क्षेत्रीय राज, बस थोड़ा वैसे समझा देता हूं 1 मिनट के लिए आपको, ताकि एक समझ सी बन जाए। जब दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा जैसे लोदियों की सत्ता कुछ ऐसे रह गई थी सिमट करके, दिल्ली, यूपी, थोड़ा बहुत ले लीजिए आप, है ना, इस सब इलाका, पंजाब तक। सिकंदर लोदी ने दोबारा जौनपुर पे कब्जा कर लिया था, वरना तो एकदम से सिमट के रह गई थी। गुजरात में एक अलग राज्य बन गया था, आपको याद होगा, तैमूर के आक्रमण के बाद गुजरात, मालवा और जौनपुर, ये आपका मालवा का इलाका हो गया, ये गुजरात का इलाका हो गया, ये आपका जौनपुर का इलाका हो गया। बंगाल तो तुगलक के समय बन ही गया था, एमबीटी तुगलक के समय बंगाल का राज्य। उड़ीसा में एक अलग शासन चलता रहता था, उस समय गजपति वंश का एक शासन था। कल आपने देखा होगा चैतन्य के एक शासक जो शिष्य थे वो भी गजपति वंश के शासक थे, दिखवाया था। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हसन शाह, उड़ीसा के गजपति शासक, सब चैतन्य के शिष्य थे। जब मैं पढ़ के आपको बता रहा था चैतन्य के बारे में, उसी में लिखा हुआ है 2 लाइन, लास्ट के 2 लाइन में, कुछ शासक भी चैतन्य के शिष्य थे, ठीक। छोटे मोटे राज्य ऐसे यहां भी मौजूद थे और भी मौजूद थे, मतलब अलग अलग राज्यों की बात करें, राजस्थान में अलग अलग राज्य तो थे ही। मेवाड़ बहुत शक्तिशाली था, मेवाड़ का राज्य बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरह से राज्य आपको दिखेंगे, और यहां इधर की तरफ देखोगे आप तो विजयनगर का एक राज्य था, यहां बहमनी राज्य बना था, नाम आपको याद होगा हमने लिया था बहमनी राज्य, याद है, नाम सुना है ना? थोड़ा एक बार नाम बस केवल बता दे रहा हूं, लिखना नहीं है आपको। बट एक समय ऐसा होगा कि 1346-47 में बना था, 1500 तक आते आते कमजोर पड़ जाएगा, और बहमनी जो है 5 राज्यों में बढ़ जाएगा। केवल नाम सुना होना चाहिए आपको, बाद में तो लिखवाऊंगा मैं आपको सब। अहमदनगर, बीजापुर,
गोलकुंडा, बीदर और बरार। बहमनी राज्य जो है 5 राज्यों में बढ़ जाएगा 1500 के आसपास और उसके बाद। ठीक है, यहीं पर एक खानदेश नामक एक राज्य भी है। तो जब बाबर, मुगल वंश जब भारत पे हमला करेगा, बाबर हमला करेगा और मुगलों की नींव पड़ेगी, तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। यहां पे और यहां पे कोई अर्गुन वंश का शासन है। ठीक, तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। बाबर मध्य एशिया का शासक था। एक शासक ने उसको भगा दिया वहां से। बाबर काबुल पे कब्जा करता है और काबुल पे कब्जा करके कई बार अपने क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। बाबर को सफलता नहीं मिलती है। तब तक पंजाब का एक प्रांतपति था दौलत खां, इब्राहिम लोदी के एक चाचा था आलम खां, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। ये सब अपने अपने फायदे के लिए बाबर को आमंत्रित करता है। इन सबको खबर थी शक्तिशाली योद्धा है ये, तैमूर का वंशज है। तैमूर ने पहले ही लूटा था दिल्ली को, एक बार हड़काया था कि बाबर भी लूटपाट करेगा ना तो इब्राहिम इतना कमजोर पड़ जाएगा कि दोबारा हम दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम। इब्राहिम से उसके रिश्तेदार भी नाराज चल रहे थे। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। लोदी इब्राहिम की बहुत सारी वैसी ही गलतियां हैं। ठीक, फिर शासकों की, अधिकारियों की महत्वाकांक्षाएं, ये सब परिस्थितियां हैं उस समय भारत की। तो जब बाबर आक्रमण करता है, तो उत्तर भारत की बात करें हम लोग, तो यहां पर भी अफगान वंश था। जौनपुर तो इसके पास आ ही गया था। बंगाल में भी अफगान था, गुजरात में भी अफगान था, मालवा में भी अफगान था। बाबर जब अभियान करेगा तो आप देखोगे उत्तर भारत में मुसलमानों में अफगानों का सर्वाधिक शासन। तो बाबर को अफगानों को हटाना है, अफगानों की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण भारत की तो कहानी बहुत बाद में आएगी, जब अकबर स्टैब्लिश हो जाएगा। तो बाबर क्या करेगा, काबुल से लेकर के बंगाल तक अभियान। याद है मोहम्मद गौरी, काबुल से लेकर बंगाल तक चला गया। उसके जाने के बाद ऐबक ने शासन किया था। बाबर यहां से यहां तक कब्जा करेगा। 3-4 युद्ध हैं, उसके बारे में जान लेंगे हम लोग। ठीक है तो थोड़े ज्यादा ही। ठीक है, एक मैटर अपलोड हो जाएगा, आई होप आज ही अपलोड हो जाएगा या कल तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि आज संडे रहता है तो टीम के कई बार लोग रहते नहीं है ना। राजनीतिक इतिहास पे है। मैं काम की बात तो आपको लिखवाऊंगा ही कॉपी के अंदर अभी, है ना। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ये मध्य एशिया का रहने वाला था। काबुल को जीता था इसने। काबुल से दोबारा अपने पैतृक राज्य को जीतना चाहता था, सफल नहीं हो पाया, तो ऐसे अभियान करेगा और बिहार बॉर्डर तक। बंगाल में बिहार का हिस्सा भी था। आप देखेंगे गोरखपुर, देवरिया, सब जो इलाके हैं, वहां से बलिया के साथ एक छपरा लगता है, बीच में नदी वाला हिस्सा है, घाघरा नदी है। घाघरा का युद्ध तक ये अभियान करेगा। ठीक, और उस युद्ध में बंगाल के शासकों को डरा तो देगा वो, बट सफल नहीं था। तो बाबर का क्या होगा, काबुल से लेकर समझ लो बिहार बॉर्डर तक या यूपी तक उसका कब्जा। काबुल यानी अफगानिस्तान समझ लो। ठीक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार बॉर्डर तक आ जाओ। बंगाल पे कब्जा नहीं था उसका। ठीक, इसने अपने बेटा हुमायूं को समझाया बाबर ने कि देखो तुम भाइयों से प्रेम से रहना, बट साम्राज्य का बंटवारा मत करना। वो थोड़ा उदार था। हुमायूं मतलब बाबर का बेटा, वह प्लस 3 और बेटा थे, 4 बेटे थे बाबर के। उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। इधर वाला एक हिस्सा कामरान को दे दिया, अलवर का हिस्सा एक हिंदाल को दे दिया, राजस्थान के दिल्ली के नजदीक जो अलवर पड़ता है, एक गुजरात, ऐसे करके, और खुद शासक बन गया मेन। वो साम्राज्य को 4 भागों में उसने बांट दिया बाबर ने। ठीक, मेन तो वही था, बट भाइयों को, भाई भाई हैं तो कैसे मैं उन पे शासन करूंगा, ये कमजोरी साबित हुई। बाबर जब गद्दी पे बैठा तो मेन चुनौती क्या थी कि बिहार, बंगाल के अफगान शासक अभी पराजित नहीं हुए थे, और इब्राहिम का भाई यहीं पे शरण लिए हुए था, महमूद लोधी। तो हुमायूं भी एक अभियान करेगा इसके अगेंस्ट में, सफलता मिलेगी, बट इससे पहले कि कब्जा कर पाता, मालवा में और गुजरात में काफी हलचल। गुजरात का एक शासक है बहादुर शाह। इस बार प्रीलिम्स में इस पर एक सवाल आया था, सिंपल सवाल था वो।
इस बार आईएएस प्री में एक सवाल आया है, सिंपल सवाल था वो। हुमायूं फिर मालवा में विद्रोह का दमन करके कब्जा करेगा, गुजरात में कब्जा करेगा, फिर अपने भाई को जिम्मेदारी सौंपेगा। हुमायूं वापस दिल्ली आएगा, तब तक गुजरात में फिर इसका कब्जा हो जाएगा। तब तक हुमायूं को खबर मिली क्योंकि शेर शाह नामक एक व्यक्ति है जिसने बंगाल बिहार में उत्पात मचा रखा है। हुमायूं दोबारा फिर बंगाल की तरफ जाएगा, शेर शाह उसको जाने देगा। हुमायूं बंगाल में 8 महीने रहेगा, खाना पीना सब मस्ती में चलेगा उसका, नृत्य गायन वगैरह। हुमायूं फिर जब लौटने का मन बनाएगा तो शेर शाह रास्ते में घात लगाकर बैठा हुआ था। एक जगह है चौसा, ठीक है, यूपी बिहार के बॉर्डर वाला इलाका है वो भी, ठीक है। शेर शाह जो है चौसा में पहले हराएगा उसको, हुमायूं को। हुमायूं किसी तरह से कहा जाता है एक नाविक ने उसकी जान बचा ली थी, और उस नाविक को हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया, तो उसकी इच्छा थी मैं एक दिन के लिए बादशाह बनूं। ठीक, हुमायूं ने कहा ठीक है तुम एक दिन के लिए बादशाह बन जाओ। दोबारा सेना मैंने इकट्ठा करेगा, भाइयों से मदद नहीं मिलेगी। अब शेर शाह इस बार बढ़ रहा था दिल्ली की तरफ, कन्नौज में दोनों के बीच लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई में भी शेर शाह हराएगा। हुमायूं ऐसे भागता हुआ सिंध के रास्ते ईरान पहुंच जाएगा। अगले 15 साल तक सिंध में जब भाग रहा था ना, उसी क्रम में अकबर का जन्म होगा 1542 में। एक अमरकोट के शासक थे वीर साल, उसके घर पे हिंदू राज्य था वो, ठीक। फिर भागते हुए ईरान, 15 वर्षों के लिए वहां शरण लेगा वो ईरान में, ठीक है। उसके बाद फिर हुमायूं अपने सहयोगियों की मदद से भारत में प्रवेश करेगा। पंजाब में 2 युद्ध होंगे, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। शेर शाह के उत्तराधिकारी को पराजित करेगा सिकंदर शाह सूर को, और फिर दोबारा दिल्ली पे कब्जा करेगा। थोड़े समय के बाद दिल्ली में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु, ठीक। 15 साल बीच में सेकेंड अफगान सूरवंश, शेर शाह की भी बात करेंगे, बहुत शक्तिशाली शासक था, योग्य शासक था। 10-5 बातें उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। सूरवंश कमजोर पड़ेगा, ठीक है। जब सूरवंश कमजोर पड़ेगा दोबारा, है ना, तो हुमायूं कब्जा करेगा, बट हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। फिर से एक बार हेमू के नेतृत्व में मुगलों को भगाने की कोशिश होगी, बट किस्मत मुगलों के साथ था। कहा जाता है सेना भी ज्यादा थी, हेमू के पास तोप भी ठीक ठाक थे, युद्ध में जीत भी रहा था, बट एक तीर उसके आंख में लग गई, ठीक है, एक तीर उसके आंख में लग गई, और फिर इस प्रकार उसके मतलब कमजोर पड़ जाएगी, उसकी सेना में भगदड़ मच जाएगा, है ना। और तब फिर अकबर जो है बादशाह बनेगा बैरम खां की मदद से। ऑलमोस्ट जो काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सल्तनत के लिए, वही काम अकबर करेगा मुगलों के लिए, थोड़ा ज्यादा करेगा, ठीक है। ये सब मालवा, गुजरात, बंगाल सब निपटा देगा अकबर जो है। राजस्थान, काबुल, कंधार सब पे कब्जा, पूरे उत्तर भारत पे कब्जा करेगा। राजनीतिक स्थिरता देगा, प्रशासन में नए नए प्रयोग करेगा, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में एक उदार नीति लेकर के आएगा, राजपूतों को लेकर नीति लेकर आएगा, हर क्षेत्र में, साहित्य, स्थापत्य, सब क्षेत्र में। तो अकबर जो है सही मायनों में मुगल वंश की एक मजबूत बुनियाद रखने वाला अकबर ही था। उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर है, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां है, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब है। अकबर दक्षिण भारत में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जहांगीर भी नहीं कर पाया था। शाहजहां अहमदनगर को पूरा कब्जा कर लेगा, औरंगजेब बीजापुर, गोलकुंडा यानी यहां तक पहुंच जाएगा, रामेश्वरम तक। मोहम्मद बिन तुगलक था ना, रामेश्वरम तक पहुंच गया था, तो उसी के काल में विघटन शुरू हो गया था। वैसे ही औरंगजेब के काल में ही विघटन शुरू, जो जो चरम को देखा है उसी समय उसका पतन भी। जैसे एमबीटी के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, वैसे औरंगजेब के समय सर्वाधिक विद्रोह होंगे, ठीक है। और ऐसे करके कहानी खत्म। फिर मुगलों का औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी के बाद ऑलमोस्ट 11 शासक फिर आएंगे, ज्यादा ही हैं। गुलाम वंश में जैसे 11 थे वैसे यहां भी आएंगे, ठीक है। देखो गिनती बढ़ती घटती रहती है, कोई थोड़े समय के लिए बैठ गया, कोई 12 कह देता है, कोई 13 कह देता है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता कि 11 थे कि 12 थे कि 13 थे,
ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, समझा दिया आपको हमने कि ये मैं गिन के नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण शासक 11 थे। और 1707 से लेकर के 1858 तक, यह है आपका 18वीं सदी, मुगलों का पतन और भारत फिर क्षेत्रीय राज्यों में बटेगा। और इसी का फायदा मराठे भी उठाएंगे और अंग्रेज भी उठाएंगे। शुरू में मराठे उठाएंगे और आगे चलकर अंग्रेज, और एक बार अंग्रेजों की गिरफ्त में आएगा तो पूरे हिंदुस्तान को फिर वो जीत। तो आगे चल करके राजनीतिक इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं है, पैटर्न आपने समझ लिया है पढ़ने का। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों को फिर मैं कॉपी में ही लिखाऊंगा, क्योंकि एक, बट आप हमेशा 1/3 हिस्सा छोड़ के लिखिएगा। इंफॉर्मेशन डिटेल में हैंडआउट्स में दिया हुआ है। पहली बार में मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा पढ़ने की जरूरत अभी, पूरे इतिहास पे पकड़ बना लो, और जब एक्स्ट्रा कुछ जानना हो फैक्ट्स वगैरह तो उसमें लिखा हुआ है, ना कि एक जगह रुकना है हमें। सबसे पहले तो समझ, तो विस्तार की समझ जैसे सल्तनत में बनाई थी वैसे यहां बना लेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। लिखें आप, पेज चेंज कर दीजिएगा, मुगल वंश। मुगल वंश यहां पे अलग से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको। अब राजनीतिक पढ़ना है कि आर्थिक पढ़ना है कि सांस्कृतिक पढ़ना है, आपको पता ही है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चारों हिस्से को पढ़ना है। क्लियर ना? मुगल वंश में भी चारों हिस्सों को पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं अभी राजनीतिक इतिहास की। राजनीतिक इतिहास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बैकग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमने समझा दिया है। बाबर भारत पर 1500 के बाद अभियान कर रहे हैं, यानी 16वीं सदी में। ठीक है, मुगल वंश कब है? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में। ठीक है, मुगलों का शासन जो है ना। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, एक दूसरे से लड़ाइयां चल रही हैं। लोधी वंश भी, उसका साम्राज्य छोटा है। इब्राहिम लोधी के अपने अमीरों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं बन रहे हैं। और उत्तर भारत में सत्ता के कई दावेदार हैं इस समय। बाबर इन परिस्थितियों का फायदा उठाता है और भारत पर नियंत्रण। बाबर कहां का रहने वाला था? मध्य एशिया में फरगना का, वहां का शासक था। लिखना नहीं है आपको, नोट्स में लिखा हुआ है। यहां तो हम केवल कुछ काम की बात ही लिखेंगे। ठीक, बाबर जो था अपने पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। दोनों शक्तिशाली योद्धा रहे हैं अपने अपने दौर के, चंगेज भी और तैमूर भी। पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ से चंगेज का वंशज था। एक उज्बेक शासक हुआ करते थे मध्य एशिया में। उज्बेकों ने बाबर को खदेड़ दिया था, भगा दिया था वहां से। बाबर भाग करके काबुल में शरण लिए हुए था। काबुल को बेस बनाकर वो पैतृक साम्राज्य को जीतना चाहता था। भारत की परिस्थितियां ने उसे भारत की तरफ मोड़ दिया। ठीक, ऐसे कहानी की शुरुआत करेंगे हम लिखने के। लिखें आप, मुगल वंश। लिखें आप, बाबर। राजनीतिक इतिहास में लिख लें आप, बाबर। लिखें पहला पॉइंट, मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक। लेकिन मुख्यतः मध्य एशिया में फरगना का शासक। फरगना का शासक, कॉमा देकर लिखें आप, उज्बेकों के दबाव में, उज्बेकों के दबाव में
फरगना से विस्थापित होना पड़ा। उज़्बेकों के दबाव में फरगना से विस्थापित होना पड़ा। तथा तथा काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर ब्रैकेट में कर लेंगे 1504 ईस्वी। काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर पैतृक राज्य को जीतने के लिए प्रयासरत रहा। पैतृक राज्य को जीतने के लिए प्रयासरत रहा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें आप सफलता नहीं मिली। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें कि उत्तर भारत की परिस्थितियां उत्तर भारत की परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के अनुकूल थी। उत्तर भारत की परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के अनुकूल थीं। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के अनुकूल थीं। इसी में लिखेंगे कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ब्रैकेट में लिख लें आप, ब्रैकेट में लोधी वंश, लोधी वंश कौमा बंगाल कौमा गुजरात एवं मालवा में अफगानों का शासन। मालवा में अफगानों का शासन तथा राजस्थान में राजपूतों का शासन। यहां में लिख लें ब्रैकेट में मेवार मारवार एवं आमेर। मेवार मारवार एवं आमेर प्रमुख राज्य थे। मेवार मारवार एवं आमेर प्रमुख राज्य थे। ये ना इसलिए मैं अभी लिखा रहा हूं, शुरू में स्टार्ट है हमारा, ताकि आपका एक फ्लो बना रहे कि कैसे ये कन्वर्ट हुआ। उत्तर भारत में कौन से राज्य थे? तो मेवाड़ हो गया चित्तौड़ वाला इलाका, मारवाड़ है जोधपुर का इलाका, आमेर हो गया आपका जयपुर का इलाका। ठीक है, तीन प्रमुख राज्य थे, और भी राज्य थे। मेवाड़ का ही शासक है राणा सांगा, जिसने इब्राहिम लोदी को भी हराया था। क्षेत्रीय राज्य में ना कुछ इन शासकों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होता है। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें बाबर को दौलत खां एवं आलम खान लोदी दौलत खां एवं आलम खान लोदी तथा राणा सांगा ने आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, लिखें 1526 में
पानीपत के युद्ध से पूर्व बाबर ने कुछ लड़ाइयां लड़ी, तीन चार लड़ाइयों का उल्लेख किया हुआ है नोट्स में, वो भी याद नहीं रखना है आपको। भेड़ा, बाजौर, लाहौर ऐसे करके लिखा हुआ उसमें सब, है ना। कुछ लड़ाइयां लड़ी मतलब सीमा पे लड़ना पड़ा था उसको, है ना। पानीपत का युद्ध जो है टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा कि जो भी आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम से भारत की तरफ आता है, ठीक है, इधर से मतलब ये पंजाब के रास्ते से भारत की तरफ प्रवेश करता है। मान लीजिए ये आपका हरियाणा, ये पंजाब, ये आपका दिल्ली। तो हरियाणा में पानीपत जो हो जाता है ना, ये मेन रूट था पानीपत। पानीपत को एक तरह से दिल्ली का द्वार कहा जाता था। मतलब ये जब आप कभी देखोगे उत्तरा पथ का हमने उल्लेख किया था, ठीक है, या अभी हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी मार्ग की बात करेंगे जिसको जीटी रोड कहते हैं। तो ये जो रूट है ना, लंबे समय से ये रूट मतलब व्यापारिक मार्ग रहा है। ठीक, दिल्ली का शासक जब भी कोई कमजोर होता तो उसकी सीमा ऑटोमेटिक सिमट के पानीपत तक रह जाती थी। एक तरह से प्रवेश द्वार माना जाता था। उत्तर पश्चिम से कोई भी आ गया, जैसे मान लो बाबर आ रहा है, सपोज दैट, उसको दिल्ली पे कब्जा करना है, ऑब्वियस वो पानीपत के रास्ते जाएगा वो। ठीक, पानीपत में जो तीनों युद्ध हुए हैं उसमें एक शासक हमेशा उत्तर पश्चिम से आ रहा है। ठीक है, दिल्ली जब जब कमजोर हुई है ना। दूसरे युद्ध में हेमू जो है वो दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहा है। तीसरे युद्ध में मराठों जो है दिल्ली पे कब्जा कर रखा था, फिर वो पानीपत की तरफ जा रहे हैं। अहमद साहब दाली है तीसरे युद्ध में, है ना। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण दिल्ली जब कमजोर हुई है तो एक शक्ति उत्तर से जा रही है पश्चिम की तरफ, और एक पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए स्वाभाविक टकराव पानीपत में ऐसा नहीं है। और पानीपत शहर में एकदम युद्ध नहीं होता था, आसपास के क्षेत्रों में होता था। ठीक है, पानीपत में एक अच्छा खासा बाजार भी था उस समय, और कई बार जब कोई लड़ता भी है तो ये भी देखता है कि आसपास संसाधन उसे मिल जाए। हर समय संसाधन सारे होते नहीं है। बट यहां तीनों बार दिल्ली कहीं ना कहीं कमजोर है, उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और उत्तर पश्चिम से कोई ना कोई आक्रांता दिल्ली पे कब्जा करना या दिल्ली के शासक को हटाना चाह रहा है। जब पानीपत के तीनों युद्ध की बात करते हैं, और तीनों युद्ध ने उत्तर भारत और भारत के भविष्य को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इससे पहले तराइन के युद्ध ने, जो गौरी वाला हमने पढ़ा था, ठीक, और बाकी ये जो तीन हम आगे पढ़ेंगे, हम तो अभी पहला युद्ध की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आप लिखें, आप जरा यहां पे अगला पॉइंट लिखेंगे आप उसमें, देखिए 1526 अप्रैल 1526 कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, या पहले से भी जान ही रहे हैं, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक, इस युद्ध के बाद बाबर का क्या हुआ था? दिल्ली और आगरा पर कब्जा, और इसी के बाद मुगल वंश, क्योंकि कैपिटल था उस समय आगरा इनका, है ना, दिल्ली और आगरा पे कब्जा, और इसी के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई है भारत में। दिल्ली और आगरा पर कब्जा, मुगल वंश की स्थापना। ठीक है, यह है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जब हम बात करते हैं यहां पे, है ना। खूब चर्चा होती है इसके इतिहास में। एक तो रीजन हमने बता दिया, पानीपत क्यों कमजोर था। अब पंजाब वाला शासक तो खुद बाबर से मिल गया था, आसानी से बढ़ के हरियाणा में आ गया वो।
बाबर जो था। पंजाब का जो प्रांतपति था, इब्राहिम लोदी का जो रिश्तेदार था, उसने खुद बाबर को आमंत्रित किया था कि आओ और इसको हटाओ, तो आसानी से प्रवेश कर गया था यहां पे, है ना। हालांकि इब्राहिम लोदी के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी बाबर की तुलना में। लड़ने वाले करीब 40 से 50,000, ऐसे संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी, और बाबर के पास लड़ने वाले 15,000 के आसपास थे। बाबर की सफलता का 2 मुख्य कारण माना गया है। कहा जाता है उत्तर भारत में युद्ध में पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में ही, ठीक, उत्तर भारत में तोपों और बंदूकों का उपयोग बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में किया था। तो सफलता के कारण जो माने गए हैं, प्रमुख कारण में देखेंगे आप, तो एक तो माना गया है तोप और बंदूक का उपयोग। लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। तोप बंदूक का उपयोग किया था बाबर ने, ठीक। और एक तुलुगमा पद्धति, ठीक है, तुलुगमा पद्धति। और इसमें जैसे क्या, तुलुगमा पद्धति, मान लो बाबर की सेना है, तो इस सेना को ना कई हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जैसे इधर इधर इधर, ये वाला हिस्सा है तो इसमें एक एडवांस हो जाएगा, इसमें एक रियर हो जाएगा। शत्रु को चारों तरफ से घेरने का स्कीम। चाहे ये वाला कमजोर पड़ रहा है, शत्रु थोड़ा रिलैक्स हो गया तो ये चौंका देगा हमला करके, चौंका देगा हमला करके। जहां लड़ना है वहां आसपास खाई खोद लिया जाएगा, शत्रु को पता ही नहीं चलेगा, मतलब ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तुलुगमा पद्धति की बड़ी भूमिका थी, तोप बंदूक की बड़ी भूमिका थी। दूसरा कहा जाता है कि जो सामने वाली सेना थी बाबर की ना, वो जो लड़ रही थी, आगे उसने पूरा बैलगाड़ियों का पूरा कारवां बिछा रखा था पूरा, उसके थ्रू वो आगे बढ़ते थे। उसके पीछे ऊंट से वो पोजीशन लेकर के तोप, ताकि तोप को सेट करने में उन्हें कठिनाई, तोप कम ही थे, 15, 20, 25 रहे होंगे, बट उसने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। कहा जाता है कि एक एक जो गोला फटता था तोप से फेंकने के बाद, इसकी सेना में हाथी बहुत थे, इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाती थी, हाथी ही अपनी सेना को कुचल दे रहा था कि उसके बाद, ठीक है। तो हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया सेना को। तो ऐसा कहा जाता है बाबर हालांकि खुद कहता है कि भाई सफलता का सबसे प्रमुख कारण थे हमारे तीरंदाज। बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है, बट सब लोग मानते हैं कि ये 2 बड़ा फैक्टर था उसकी सफलता के। उन्नत हथियार था ये। अब उसके पास था तो दिल्ली सल्तनत के शासक के पास भी आ सकता था, यदि आप समझदार चालाक होते और बाहर से संपर्क रखते तो आप बच जाते, कोई बात नहीं। विदाई लिखी हुई थी, इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया। तो हमने कहा नहीं था कि आप उस समय पानीपत के बारे में थोड़ा जिक्र कर दूंगा मैं आपको, कि जब हम मुगल वंश की बात करेंगे हम, ठीक। और कोई अध्ययन, स्ट्रैटेजी, रणनीति कुछ भी नहीं करना है आपको, जानते रहना है बस। इब्राहिम लोदी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली था कहना मुश्किल है, क्योंकि राणा सांगा एक बार उसको पराजित, याद है ना, खतौली की लड़ाई में 1517 में राणा सांगा, लेकिन उस समय हिम्मत जुटा नहीं पाया था शायद दिल्ली पे कब्जा करने का। इसकी नजर भी दिल्ली पे टिकी हुई थी, ठीक। तो अब बाबर जब कब्जा किया तो बाबर को पता था कि शक्तिशाली है, इसको हराए बिना बात नहीं बननी है। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है ना, उसी में देखेंगे आप आगरा, भरतपुर, ये सब जो इलाका है आपका, भरतपुर में कहीं ना कहीं खानवा पड़ जाता है उसी के आसपास। तो 1527 में एक दूसरा युद्ध होगा बाबर का, खानवा या खानुआ का युद्ध। इसमें बाबर राणा सांगा को पराजित करेगा। कई लोग कहते हैं कि एक्चुअल सफलता तो यही थी बाबर के, क्योंकि इब्राहिम लोदी से ज्यादा मजबूत था ये, ठीक। तो अगला लिख रहे हैं आप बाबर के बारे में, 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा पड़ जाएगा आपका राजस्थान,
यूपी बॉर्डर पे, राजस्थान में ही संभवतः पड़ता है ये, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद पड़ता है। ठीक है। खानवा का युद्ध, देखिए बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा को पराजित किया। ठीक है। इसके बारे में दो तीन बातें और लिखी हुई हैं उसमें, है ना, नोट्स के अंदर में। अगला देखिए आप, 1528 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। ये राणा सांगा का अच्छे संबंध है, राणा सांगा से इसके। मेदिनी राय को पराजित किया। एक और लिख लेंगे आप, 1529। हाँ, अगला युद्ध लिखेंगे आप, घाघरा का युद्ध। ये वो तो आपका बिहार यूपी बॉर्डर पे, यूपी बिहार सीमा पर घाघरा का युद्ध। लिखें आप कि बाबर और बंगाल के अफगान शासकों के बीच ठीक है। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि महमूद लोदी जो इब्राहिम का भाई था, उसको ये लोग मदद कर रहे थे, जो बंगाल के शासक थे, अफगान शासक। यहां पे अफगान अफगान आपस में एक हो रहे थे कि नहीं, बाबर को जो है मुगलों को हराना है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लें आप, 1530 में बाबर की मृत्यु। 1530 में बाबर की मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी इसकी। मुगल शासकों में, पहले शुरुआती शासकों में हत्या नहीं होगी, दुर्घटना हुई है एक आध, ठीक, बाद वाले में हत्या होगी। दिल्ली सल्तनत वाली बीमारी फिर वहां पहुंच जाएगी परवर्ती मुगल में। ठीक है। नोट करके लिखें आप, नोट करके लिखें आप कि बाबर का काबुल से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा तक के भूभाग पर नियंत्रण था। भूभाग पर नियंत्रण था। ठीक है। और ऐसे समझने के लिए, बाबर कोई बेहतर प्रशासन नहीं बना पाया था, ना कोई टैक्सेशन सिस्टम बना पाया था, ना राज्य पूरी तरह से सुरक्षित था अभी मुगलों का। यानी इतना आसान नहीं होता ना स्थानीय। अब ये अफगान स्थानीय हो गए, बाबर बाहरी है मुगल। कभी ये बाहरी थे जब आए थे, तो ठीक है, यहीं रह गए ना 150 वर्षों से, अभी स्थानीय हो गए। अब अगली पीढ़ी वाली बात हो गई है। ठीक है। तो ये संघर्ष आगे भी चलेगा हुमायूं के समय में भी। हुमायूं जब गद्दी पे बैठेगा तो उसको एक साम्राज्य तो मिल गया यहां से यहां तक, बट अफगानों की चुनौती बची हुई है, राजपूतों की चुनौती बची हुई है, उसके अपने रिश्तेदारों की चुनौती भी है, और हुमायूं इन सबको संभाल नहीं पाएगा। फाइनली एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है, सामान्य जागीरदार का बेटा था शेरशाह। ठीक है। वो बहुत कम समय में एक मजबूत राज्य की स्थापना कर ले जाएगा। ठीक है। अब लिखिए इसके बाद हुमायूं।
लिखे 1532 ईस्वी में, 32 ईस्वी में हुमायूं ने दौरा की लड़ाई, या दौरा सराय करके है, दोनों नाम नोट्स में लिखा हुआ है, दौरा की लड़ाई, हुमायूं ने दौरा की लड़ाई में बंगाल बिहार के अफगानों को पराजित किया, बंगाल बिहार के अफगानों को पराजित किया। ठीक है, बंगाल बिहार के अफगानों को पराजित किया। लिखें, इससे पहले कि बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर पाता, बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर पाता, देखो नियंत्रण था, बट एक होता ना व्यवस्था बना लेना। ठीक है, नियंत्रण तो कर लिया था, इसने भराया था, बट विरोध जारी थे, विरोध शांत नहीं हुआ था, एक नई व्यवस्था नहीं बना पाया था वहां पे, है ना। कर पाता, लेकिन मालवा एवं गुजरात के विरुद्ध इसे अभियान करना पड़ा। देखो, मालवा में भी अफगान शासक और गुजरात में भी अफगान शासक। अब मुगलों की लड़ाई अफगानों से हो रही, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, मालवा हो या गुजरात हो। इस समय गुजरात में बहादुर साहब। यहां ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में, कि सीमित सफलता मिली हुमायूं को, सीमित सफलता मिली। मतलब शुरू में कब्जा कर लिया, बाद में वापस फिर इसके नियंत्रण से बाहर यह क्षेत्र निकल गया। तो बंगाल भी पूरी तरह से हाथ में नहीं आया, मालवा और गुजरात भी पूरी तरह से इसके हाथ में। अगला पॉइंट लिखें, शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को, शेर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए पुनः बंगाल अभियान, ठीक, कॉमा देकर लिखें आप, बंगाल से लौटते हुए, बंगाल से लौटते हुए 1539 में शेर शाह ने 1539 में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। पराजित किया, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। लिखें, अगले 15 वर्षों तक भारत में सूर वंश का शासन रहा, सूर वंश का शासन रहा। और हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी, हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, हुमायूं की विदाई यहां से कर दी गई शेरशाह के द्वारा।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक, फरीद खां। और शिक्षा हुई थी इसकी जौनपुर में। ठीक, शिक्षा कहाँ हुई थी इसकी? जौनपुर में। और इसके पिता जो थे वो सासाराम, बिहार में पड़ता है सासाराम, के जागीर के प्रबंधक थे। इसके पिता सासाराम के जागीर के प्रबंधक थे। ठीक, शासक बनने से पूर्व शेरशाह सासाराम के जागीर का प्रबंधक सासाराम के जागीर का प्रबंधक कौमा बिहार के अफगान शासक, बिहार के अफगान शासक तथा बाबर की सेवा में कार्य कर चुका था। बाबर की सेवा में भी गया था ये। बाबर की सेवा में कार्य कर चुका था, सर्विस दिया था बाबर को भी। कुछ कुछ काम था इसको बाबर के पास। इसके बारे में कहा जाता है कि बचपन से बहुत महत्वाकांक्षी था। ये बाबर की कार्य प्रणाली को समझने के लिए गया था उसकी सेना में। ठीक है, और कहने वाले बताते हैं इसने तभी कहा था कि यदि किस्मत ने साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा, हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। समकालीन लोग बताते हैं कि इस तरह की बात कहता था कि मुगलों को भगा दूंगा मैं भारत से। ठीक है, तो शासक बनने के पहले ये काम कर चुका था। अगला पॉइंट इसी में लिखें आप। लिखें शेरशाह का चुनार के दुर्ग पर भी नियंत्रण था। चुनार के दुर्ग पर भी नियंत्रण था। ये भी यूपी में पड़ता है। चुनार नजदीक सीमा पे है। दुर्ग पर नियंत्रण था तथा एक युद्ध में बंगाल के शासक को पराजित किया था। एक युद्ध में बंगाल के शासक को पराजित किया था। ठीक है, 1536 ईस्वी में एक सूरजगढ़ा की लड़ाई हुई थी, नोट्स में वो भी लिखा हुआ है। तो शासक बनने के पहले महत्वाकांक्षी था। कई सारे किस्से इसके प्रचलित हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शेर के भी गुण थे, साहसी भी बहुत था, लोमड़ी के भी गुण थे, चालाक भी बहुत था। शेरशाह के बारे में कहा जाता है इसमें शेर के भी गुण थे और लोमड़ी के भी गुण थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इसने 39 में और 40 में शेर हुमायूं को हराया और 40 में ये दिल्ली का सुल्तान बना ये। ठीक, तो 40 से 45 शेरशाह ने क्या किया एक शासक के तौर पे? कुछ बातें तो बैकग्राउंड के रूप में बताई। पिता की जब मृत्यु हो गई थी ना, तो इसको भी इब्राहिम लोदी ने जागीर दे दिया था सासाराम का। फिर सौतेले भाइयों के कारण इसको जागीर छोड़नी पड़ी, बिहार में जाकर नौकरी करनी पड़ी। एक शासक की मृत्यु हो गई तो जो उस समय युवराज था वहां का, उसका संरक्षक बना दिया गया था इसको।
ठीक है, वहां से इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। इसी बीच में इसने चुनार के दुर्ग पर कब्जा किया, वहां काफी पैसा इसको हाथ लगा। गाजीपुर में किसी एक, ठीक है, मजबूत परिवार में शादी की, उससे भी खूब पैसा इसको हाथ लगा। बंगाल के विरुद्ध अभियान किया, सफल हुआ और उसमें खूब पैसा बनाया इसने। हुमायूं को खबर थी कि काफी मजबूत हुआ और बंगाल के शासक को इसने हरा दिया है। ठीक है, तो यानी कोई छोटा मोटा तो है नहीं अभी। हुमायूं भागा भागा इसके पीछे आया, शेरशाह ने इसको बंगाल में जाने दिया, तुम जाओ। आराम से बंगाल को हुमायूं ने फिर दोबारा जीत लिया। 8 महीने तक रहा वहां पे हुमायूं, रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा उसका अपना। उसके अंदेशा ही नहीं था कि लौटने के समय जो है शेरशाह अलग कार्यक्रम की तैयारी कर रखा है उसके लिए। ठीक है, एकदम घबरा गया जब उस पर हमला हुआ तो। ठीक है, और जान किसी तरह से बची उसकी, पर दोबारा ऐसा नहीं, तो चालाकी से जीता शेरशाह ने। अगली बार तो आमने सामने की लड़ाई में हराया और हुमायूं को ऐसा भगाया कि फिर वो ईरान में जाके उसे शरण। ठीक है, तो मतलब एक बैकग्राउंड के तौर पे था कि भाई शेरशाह एक सामान्य परिवार का व्यक्ति था, इसने भी योग्यता के दम पर दिल्ली का सुल्तान बना। ये अब लिखें आप, इसके प्रमुख कार्य लिख लें आप शेरशाह के। साम्राज्य विस्तार लिख लें आप पहले। लिखें आप कि बंगाल से लेकर पंजाब, मुल्तान, तक के क्षेत्र पर शेरशाह का नियंत्रण। पंजाब, मुल्तान तक के क्षेत्र पर शेरशाह का नियंत्रण। ठीक है, मतलब 5 वर्ष में इसने पंजाब से लेकर बंगाल को पूरी तरह से अपने, कोई विद्रोह नहीं होते थे, एक बार कब्जा किया था इसने। ठीक है, 67 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा था ये, 67। उस समय इसके अंदर जोश था कि मैं भगा दूंगा मुगलों को। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा या कुछ पाने की जब ललक होती है ना, मतलब, तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसके एग्जाम्पल है। तो लोग उम्र को धत्ता बताते हुए, ठीक है, और अभी आगे देखिए अपने प्रधानमंत्री जी भी कम थोड़ी हैं इस मामले में। अलाउ कर दिया जाए तो 10 साल तो ऐसे ही शासन करेंगे जैसे भी वो कर रहे हैं। उनसे ज्यादा कोई दौरा नहीं कर पाता, उनसे ज्यादा कोई प्रचार नहीं कर पाता है, उनसे ज्यादा कोई रैली नहीं कर पाता है। अभी माना जा रहा है कि 2 साल में 75 साल के हो जाएंगे वो भी। भाजपा ने एक नियम बना रखा था कि 75 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स। तो खूब चर्चा होती है कई बार कि 75 में प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, मतलब उस समय पद 27 में पद छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्या रणनीति होगी। मेरा अपना जो अनुमान है, मतलब प्रधानमंत्री जी छोड़ना चाहेंगे बट लोग उन्हें नहीं छोड़ने देंगे। हाँ, उसकी जरूरत ही नहीं है, उनको क्या चीज करवाना है। आधार कार्ड की पॉलिसी बदल देंगे तुम आधार कार्ड के चक्कर में। मित्रों, आज रात से आधार कार्ड, मैं कह रहा हूं उनकी फिटनेस की बात कर रहा हूं मैं। देखो, जब कोई एक आदमी सत्ता में होता तो बहुत सारी चीजों को समझ रहा होता है, अनुभवी आदमी है, तो हर तरह से शारीरिक मानसिक तौर पे इतने फिट हैं वो भी कि कोई बहुत लग नहीं रहा कि अगले 5 साल 7 साल में कोई कठिनाई होने वाली शासन करने में। अब सवाल होगा 2027 में, ठीक है, जहां तक मैं समझता हूं, देखो काम का बोझ तो रहता ही है किसी के ऊपर भी। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लगता है एक बार के लिए कि अगला बना हुआ है, आप कलेक्टर बनिए तो सही पहले एक बार, आप ईश्वर करे पहले आप बनिए, तब आपको रियलाइज होगा कि ज्यादा अच्छे तो हम सुजीत सर के क्लास में ही थे हम। ठीक, जाते थे खाने के लिए, सोचते थे, फिर यहां वहां टहलते थे। जैसे बनेंगे कलेक्टर ना, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, काम बहुत होते हैं, अच्छा एहसास होता है कि आप कुछ हैं पावरफुल पोस्ट पे, सारे प्रभावी लोग आपको मतलब अप्रोच करते हैं, ठीक है, बट जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे आप, जैसे मुख्यमंत्री होना, कोई मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, तो बिल्कुल आम पब्लिक कहने के लिए कह जाते हैं, उनको बना दिया जाए मुख्यमंत्री, 24 घंटे में लोग त्याग पत्र देके भाग जाएंगे।
उस तरह की मजबूती होनी चाहिए। इतने विशाल देश में प्रधानमंत्री बनना, इतने तरह की समस्याएं, इतने तरह के, तो आसान काम नहीं होता है। तो एक चर्चा होगी जरूर 2027 में, आप देखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री जी जहां तक मैं समझता हूं, अब चूंकि नियम बना है उनके समय में, तो वो अपनी तरफ से तो मना करेंगे जरूर, ठीक है। बट पार्टी की तरफ से मुझे नहीं लगता है कि मतलब मे भी चीजें स्मूथ भी हो, इतना भी कोई मैं बहुत भविष्यवक्ता नहीं हूं, ठीक है। और हो सकता है कि भाई ये भी कहा जाए कि नहीं, ये कार्यकाल आप पूरा करिए, आपके नाम पे मतलब, ठीक है, वोट मिला है तो आप कम से कम 30 तक रहिए, आप 29 तक, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, फिर में भी अगला चुनाव उनके नाम पे लड़ा जाए और प्रधानमंत्री शायद कहें कि भाई देखो अब सुरक्षित हाथों में भारत को देना है। तो मे भी बहुत तरह के ना, देखो क्या होता है राजनीति में भी, जैसे केवल सिनेमा में ही इमोशनल कार्ड नहीं चलते हैं, राजनीति में भी कि जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे आप, काम करके कनेक्ट करेंगे आप। एक तरीका होता है काम करके होता है, एक होता है भावनात्मक मुद्दों को उठाकर होता है। हर तरीके हर राजनेता अपनाते हैं, आप देखिएगा। एक तरीके पे भरोसा नहीं होता किसी को भी कि केवल इसके आधार पे वोट मिलेगा, दूसरा तीसरा, कभी क्षेत्र का नाम, कभी जाति का नाम, कभी धर्म का नाम। कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, आप देखिएगा, विकास का नाम, ठीक है, कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है, वो कई चीजों को लेके चुनाव में, हमने सबको लगभग नोटिस किया, देखा, सबकी बात कर रहे हम, सत्ता पक्ष विपक्ष, किसी एक आधार पे मैं नहीं देखता हूं कि चुनाव केवल इसलिए हमें वोट दे दो। खैर, तो सिरसा की बात कर रहे थे हम लोग, 67 साल की उम्र में, ठीक है, ये शख्स सुल्तान बनता है दिल्ली का, है ना। बंगाल से पंजाब मुल्तान तक इसका नियंत्रण था, ठीक। कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इसने भी युद्ध लड़े हैं, जिसमें एक है, लिख लें आप, 1542 में मारवाड़ के शासक मालदेव को हराया था इसने। मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया था इसने। ठीक है, इसी में लिख लेंगे आप, इस युद्ध की चर्चा होती, कभी पढ़ेंगे आप, देखेंगे आप, लगभग शेरशाह हार चुका था इस युद्ध में। शेरशाह ने धोखे से मतलब राजपूत शासकों में मतभेद पैदा किया, एक पत्र वगैरह लिख करके, और आपसी मतभेद का फायदा उठाकर फिर ये जीत गया। शेरशाह का एक कथन है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य खो देता। शेरशाह ने मतलब मारवाड़ में बाजरे की खेती होती है ना, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य, उससे में बहुत शक्तिशाली शासक थे। तो युद्ध में इसकी चर्चा होती है, और भी चर्चा कुछ कुछ युद्धों की होती है। एक ये था 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान बारूद फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर अभियान के दौरान बारूद फटने से, कोई युद्ध वगैरह में किसी ने मारा नहीं था इसको, ठीक। होता नहीं, लोग बम बनाते रहते हैं तो बारूद फट जाता है, बम फट जाता है तो लोग मारे जाते हैं। अभियान में कहीं गलती से बारूद फट गया, उसमें मृत्यु हो गई थी इसकी। दुर्घटना का शिकार ये भी हुआ, हुमायूं भी हुआ, ठीक है। एक और जिसको याद किया जाता है कि हुमायूं के जिन जिन रास्तों से आने की संभावना थी ना, उन सभी रास्तों पे इसने अपने योग्य अधिकारियों को तैनात, चाहे वो सिंध मुल्तान का रास्ता हो या फिर पंजाब का रास्ता हो। तो दोबारा हुमायूं को पता था कम बैक करेगा वो, तो इतनी मजबूत तैयारी कर रखी थी कि उधर से कोई अटेम्प्ट कभी सफल नहीं हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, प्रशासन। सिरसा की चर्चा देखो, एक तो होती है ना कि इतने कम समय में इतने बड़े भूभाग पे आपने जो काम बाबर नहीं कर पाया, जो काम हुमायूं नहीं कर पाया, वो सिरसा ने कर दिया। बाबर और हुमायूं ने मिलकर के 15 साल में जो काम नहीं कर पाया, सिरसा ने 5 साल में वो काम कर दिया। 5 साल में, 67 से 72,
40 से 45 से पिता पुत्र पे भारी पड़ गया वो अकेले। प्रशासन के बारे में लिखेंगे आप, पहला पॉइंट लिखें आप, केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन पर, केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन पर, प्रांतीय प्रशासन पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव। ठीक, इसमें कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ये खुद सुल्तान की उपाधि धारण करता था, है ना। इसको याद किया जाता है स्थानीय प्रशासन के लिए, याद किया जाता है इसको स्थानीय प्रशासन के लिए। लिखें आप, यहां लिखें आप जिला, ठीक, जिला स्तर पर एक अधिकारी होता था शिकदारे शिकदाराना। और एक था मुंसिफे मुंसिफाना। नाम लिख लीजिए, फिर मैं इसका काम भी लिखवा देता हूं। परगना में था शिकदार, मुंसिफ, ठीक है, और अमीन। शिकदार, मुंसिफ और अमीन। ग्राम स्तर पे था खुद मुकद्दम और पटवारी कानूनगो। जिला, परगना और ग्राम अधिकारी का नाम सामने आप उसके कार्यों को लिख लेंगे अभी, है ना। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे आप, नोट कर लिया अपने नाम। पहले लिखेंगे सिकदारे, इसके सामने सिकदारी सिकदाराना के सामने लिख लेंगे आप कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी इसके पास। सिकदारे सिकदाराना के पास था कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। ठीक है, मुंसिफे मुंसिफाना के पास लिख लेंगे आप, मुंसिफे मुंसिफाना के पास लिख लेंगे आप लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख। लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख। ठीक है, लगान संबंधी मुकदमों की देखरेख। सेम कर लेंगे यहां पर शिकदार कानून व्यवस्था। सिकदार क्या करता था, कानून व्यवस्था। मुंसिफ क्या करता था, लगान संबंधी मुकदमे, लगान संबंधी मुकदमे। और अमीन क्या करता था, भू राजस्व वसूली। गांव में लिखें खुद मुकद्दम कानून व्यवस्था। ये था कानून व्यवस्था, खुद मुकद्दम। और पटवारी कानून को था अमीन को राजस्व वसूली में सहयोग करता था। अमीन को राजस्व वसूली में सहयोग करता था।
लिख लिया आपने? ये लगान वसूली में सहयोग करता था। नोट करके लिखें आप। कानून व्यवस्था के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू था। कानून व्यवस्था के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू था। एक बार जरा चेयर का दिखवा लीजिएगा जरा एक बार, है ना? ठीक है, म्यूजिकल हो गया ये, है ना? चेंज करवा दीजिए इसको, है ना? ये हर बार म्यूजिकल हो जा रहा है ये। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमने लिखवाया ना। शेरशाह को कुछ चीजों के लिए जाना जाता है, सब बात समाप्त करके आपको बता दें, 4-5 बातें। जैसे इसकी क्या खास बात रही सिर उसमें कि ये था, गांव में समस्या हो गई तो खुद मुकदम पकड़े जाएंगे, परगना में समस्या कहीं उस लेवल पे तो खुद ठेकेदार को भी पूछा जाएगा, अपराध हुआ तो कानून व्यवस्था के लिए अधिकारी जो है उत्तरदायी होंगे, उनको सजा मिल सकती है, उनसे जुर्माना लिया जा सकता है। शेरशाह के बारे में कहावत प्रचलित थी इसके काल के बारे में कि वृद्ध महिला भी सोने की टोकरी सिर पे लेकर कोसों दूर चली जाती थी, किसी अपराधी को हिम्मत नहीं होता था कि छीन ले। देखो, एक आम पब्लिक के लिए कानून व्यवस्था के लेकर के राहत सबसे बड़ी राहत में एक होता है। देखो, आप निर्भीक होकर के बिना किसी डर के जीवन जी सकते हैं, एक बहुत बड़ा राहत होता है। ठीक है, और जिस समाज में बच्चियों को पूरी आजादी है कि नहीं कभी भी आए जाए डरने वाली बात, इतना सिस्टम है, तो समझो कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बेहतर होगी वहां। ठीक। दूसरा, न्यूनतम जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किसी को ना करना पड़े। आम पब्लिक क्या चाहता है? जरूरतें पूरी हो और वो, ठीक है, आप ऐसे देखेंगे तो हम लोग जो आम सामान्य तब बाकी तो ठीक है, जिसमें जो संभावना है अपना बेहतर जीवन करना चाह रहा है वो, तो शेरशाह को इस बात के लिए श्रेय देते हैं सभी इतिहासकार। अकबर ने एक इतिहासकार को नियुक्त किया कि शेरशाह के बारे में सब रिकॉर्ड जमा करो, और शेरशाह की अच्छी खासी नीतियों को अकबर ने फिर लागू कर दिया। जब उसको समझ में आई बात, चूंकि देखो शेरशाह अकबर तो समकक्ष हो गए ना। 1542 में मान लो अकबर का जन्म हुआ, ठीक, 1556 में वो शासक बन जाएगा, 45 तक तो अकबर जिस दौर में है, शेरशाह के किस्से तो सुनता ही होगा ना, शेरशाह ऐसा शासन कर रहा है। फिर भारत में जब शासन शुरू किया अकबर ने, तब भी तो उस दौर के लोग, अधिकारी लोग मौजूद थे। पूरा रिकॉर्ड इसने रखवाया शेरशाह के बारे में। अब्बास खान शेरवानी ने किताब लिखी है तारीख शेरशाही, वो एक दूसरे वाले हैंड आउट जब अभी आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके सब, उसमें साहित्य की वैसे लिस्ट होगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इसको याद किया जाता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, बहुत कम समय में उत्तर भारत में इसने कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल, जहां कब्जा हुआ वहां विद्रोह नहीं होते थे। ठीक है, तो यानी इसको पता था कि मुझे क्या करना है। ग्रास रूट लेवल से नीचे से ऊपर आया था ना, ये नीचे से ऊपर तक गया था। तो इसको जागीर को कैसे हैंडल करते हैं, राज परिवार में क्या किस तरह की बातें होती, संरक्षक था एक राजकुमार का, मुगलों का क्या दृष्टिकोण है वो भी देख रहा था, सब अनुभव था। अब लिखें भू राजस्व। ठीक, इसको भू राजस्व के लिए भी याद किया जाता है। भू राजस्व में इसने क्या क्या किया, इस पॉइंट को लिख लें आप जरा एक बार। लिखें कि भूमि की माप कराई गई,
ठीक है, भूमि की माप कराई गई थी इसके द्वारा। भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण, उत्तम, मध्यम और निम्न। भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण, ठीक है, उत्तम, मध्यम और निम्न। ठीक, लिखें किसानों से समझौता, ठीक, किसानों से समझौता, सब किसानों से समझौता हुआ कि आपको कितना देना है, कागज पर लिखा रहता था ये। किसानों से डायरेक्ट संपर्क, ठीक, उसको पट्टा कहते थे। लिखें उपज का 33%, उपज का 33% किसानों को देना होता था। ठीक है, उपज का 33% किसानों को देना होता था। ठीक है, लेकिन आप प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान था। प्राकृतिक आपदा के लिए राहत का प्रावधान था। ठीक, प्राकृतिक आपदा तब राहत दी जाएगी। तो अकबर ने ऑलमोस्ट इसी पॉलिसी को अपना लिया था, थोड़ा चेंज करके। ठीक है, सड़कों के बारे में लिख लो आप। लेकिन आप बड़ी संख्या में सड़कों एवं सरायों का निर्माण, बड़ी संख्या में सड़कों एवं सरायों का निर्माण, ऐसा कहा जाता था जैसे सराय इतने ज्यादा थे इसके समय में, उसको शेरशाह के साम्राज्य की धमनियां, आर्टरीज कहा जाता था। शरीर में धमनियों की जो भूमिका होती है, वो भूमिका, एक तो क्या हुआ कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गई, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुकने की जगह हो गई, तो व्यापारी, यात्री सब सुकून का जीवन बिताते थे। और शेरशाह को सब खबर होता था कहाँ क्या, सराय में हर जगह अधिकारी सबको खबर होता था, आम पब्लिक की मनोदशा क्या है, व्यापारी क्या सोच रहे हैं, कौन आ रहा है जा रहा है, पूरी रिकॉर्ड उसके पास। आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उसने पूरा नियंत्रण बनाए। जितने उसके मंत्री थे ना, हर डिसीजन वो खुद लेता था, बस मंत्री उस काम को आगे बढ़ाता था। इसके बारे में कहा जाता था इसने अपने मंत्रियों को क्लर्क बना दिया था, जो सुल्तान का आदेश हो बस आपको केवल वही लागू, कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। ठीक है, सड़कों और सरायों का निर्माण, उसी में एक फेमस रोड है, लिख लें आप, शेरशाह सूरी मार्ग। ये था सोनार गांव से पेशावर तक। सोनार गांव से पेशावर तक। ठीक, और भी चित्तौर, कई सारे मार्ग बनवाए थे इसने। ये था आपका सबसे फेमस, जिसकी खूब चर्चा होती है। आगे लिखें आप, सैन्य सुधार, सैन्य सुधार, लिख लें आप, सेना को नगद वेतन, तथा
दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा पुनः लागू, दाग एवं हुलिया प्रथा पुनः लागू किया गया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी वाला सुधार तो फिर से लागू कर दिया गया था। सिक्कों के बारे में लिख लें आप। इसने शुरू किया था चांदी का रुपया और तांबे का दाम। दो सिक्का शुरू किया। मुगल काल का भी यही बेसिक सिक्का होगा। मुगल काल में रुपया और दाम मेन सिक्का होगा। रुपया आज भी हमारी करेंसी का नाम है, यही इसने पहली बार दिया था। और किसी चीज का हम कीमत पूछते तो हमेशा कहते हैं दाम। बहुत से लोगों को देखेंगे आप दाम पूछते हैं, क्या दाम है इसका, है ना। तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोग दाम ही बोलते थे पैसे में। ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल वो मेन जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और ये पूरा मध्यकाल में चलता रहेगा। ठीक। और भी कुछ कुछ जानकारी जैसे कल्चर वाले में सब उसका स्थापत्य आ जाएगा। सासाराम का मकबरा, रोहतासगढ़ का दुर्ग, दिल्ली का पुराना किला, किला कोहना मस्जिद। कल्चर वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे हम तो साहित्य वगैरह सब वहां आ जाएंगे उसके, है ना। टैक्स को लेकर के भी इसने और भी रिफॉर्म किए थे। ठीक है। कहता था कि बस उसके साम्राज्य में कोई भी वस्तु यदि आ गई तो सीमा शुल्क पे एक ही जगह उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक। फिर बीच में कहीं कर नहीं, जहां बिकेगा उसको वहां पे कर। या आपने कुछ उत्पादन किया तो जहां आपने उत्पादन किया वहां पे कर, और इसके बाद जहां बिकेगा वहां पे मतलब करों को भी सिंप्लीफाई कर दिया था। बीच में कोई कर नहीं वसूलेगा व्यापारियों से, शिल्पियों से। चुंगी कर दो ही जगह, सीमा में प्रवेश कर रहे तो आप सीमा शुल्क दे दीजिए, आप जहां बेचेंगे वहां कर, बीच में कहीं कोई कर नहीं लेगा। टैक्सेशन सिस्टम को उस समय के हिसाब से इसने बहुत अच्छा बनाया। यदि आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो वहां आपको कर देना है, और जहां बिकेगा वहां कर देना, बस दो जगह। रास्ते में फिर कोई कर नहीं वसूलेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल से कोई वस्तु जो है बिकने के लिए दिल्ली आ रही है, तो रास्ता में कोई टैक्स नहीं, पहले खूब टैक्स वसूल लिए जाते थे। ठीक है। तो इसका उल्लेख होता है, तो इसकी गिनती योग्य शासक के रूप में होती है सिरसा की, है ना। तो यह है सिरसा से संबंधित जानकारी। ठीक है। नोट करके लिख लें आप। लिखें, शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह का शासन, इस्लाम शाह का शासन ब्रैकेट में कर लेंगे आप 1554 ईस्वी तक, 1554 ईस्वी तक, कॉमा देकर लिखें आप। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, ठीक। तो अभी क्या हुआ, फिर ये आपस में लड़ने लग गए। सिकंदर सासुर है, आदिल सासुर है, सब लड़ने लग गए आपस में। ठीक है। और चीजें फिर बिगड़ जाएंगी इनकी, हुमायूं फायदा उठा लेगा। नोट में अगला पॉइंट लिखें आप, नोट में ही। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा, ये पड़ता, हाँ लुधियाना के पास पड़ता है जगह, मच्छीवाड़ा। ठीक है। एवं सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद ये भी पंजाब में पड़ेगा, मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में, ठीक है, सूर वंश के उत्तराधिकारी को पराजित कर
उत्तराधिकारी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक, अभी ये मजबूत नहीं हो पाया, अभी वहीं है, अभी पूरी तरह से सिकंदर ससुर पकड़ा नहीं गया है। तो इसका एक सहयोगी है बैरम खां, मित्र है हुमायूं का, और अकबर का एक तरह से समझ लो आप, वो संरक्षक था, मेंटोर था, मतलब उसके देख रेख में अकबर की परवरिश हो रही थी। तो बैरम खां अकबर के साथ अभियान पे था सिकंदर ससुर को पकड़ने के लिए। पंजाब वाले इलाके में लड़ाई चल रही थी, उधर ही था वो। तो हुमायूं ने अकबर को पंजाब का प्रांतपति मतलब सूबेदार बना दिया था। 13 साल की उम्र रही होगी उसकी, बैरम खां की देख रेख में। परिस्थितियां विपरीत है ना, तो बेटा योग्य होना चाहिए वाली बात थी। तब तक अभी अभियान पे था, तो बेटा को खबर आई कि पिता जो है दुर्घटना में चल बसे। तो पंजाब में ही बैरम खां ने अकबर को बादशाह घोषित किया। ठीक, बैरम खान ने अकबर को बादशाह घोषित किया। तब तक हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था एक शक्तिशाली योद्धा हेमू। ठीक, वो सूर शासकों का सेनापति भी रह चुका था। इस्लाम शाह के समय कहा जाता 20 से ज्यादा लड़ाइयों में सफलता दिलाई थी उसको। शक्तिशाली योद्धा था हेमू। बाद में उसने अपने आप को ही दिल्ली का सुल्तान घोषित, शासक राजा घोषित कर दिया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कई बार किताबों में कहा जाता है कि हेमू जो है दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक उस दौर में कहा जाता था, और आखिरी विक्रमादित्य भी कहा जाता था उसे। शासन करने वालों में आखिरी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। जो भी हो, फिर अब क्या था, अकबर था पंजाब में, हेमू था दिल्ली में, दोनों की सेना चली पानीपत में। अकबर युद्धस्थल से काफी दूर था बैरम खां के संरक्षण में, 5000 सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। युद्ध की खबर पहुंचाई जाती थी अकबर को क्या हो रहा है। फिर हमने बताया आपको, हेमू ज्यादा मजबूत स्थिति में था, बट एक तीर उसकी आंख में लग गई, उसकी सेना में भगदड़ मच गई। मुगलों को इसका फायदा मिल गया, और फिर दोबारा से दिल्ली पे मुगलों का शासन। ठीक है, मछुआरा सरहिंद के बाद भी कब्जा किया मुगलों ने, बट वो कहानी खत्म हो गई थी। अब जो शासन होगा फिर ये रहेगा पतन तक। ठीक है, इस प्रकार जो है मुगलों की कहानी आपकी जो है आगे बढ़ रही है। यहीं पे रोक देते हैं आज क्लास को। ठीक है, काफी कुछ दिखा दिया है ना। आपने टेस्ट वेस्ट सभी लोगों ने दिया था, किसने नहीं दिया था टेस्ट? कोई ऐसा भी है जो बाद में आया हो केवल क्लास के लिए? कुछ लोग तो नहीं आए हैं, मैं पहचानता हूं चेहरे से। ठीक है, आप में भी कुछ लोग नहीं आए हैं, है ना? है? अच्छा, ये आया है क्लास के लिए, केवल टेस्ट में नहीं था। आगे से भी गायब तो है वो एक बच्चा। तुम टेस्ट दिए थे क्या? चलो अच्छी बात है। तो टेस्ट को लेकर ध्यान है ना, घर पे जाके क्या करना है आपको। हाँ। हमेशा आते हुए प्रश्न को पहले कंफर्म करिएगा आप। ठीक है, चलिए फिर बातचीत होती है। आपको हैंडआउट्स अपलोड कर दिया जाएगा, और ठीक है, हैंडआउट्स अपलोड हो जाएगा आज, नहीं तो कल हो जाएगा क्लास के पहले आपका, है ना, मुगल काल के बारे में। कि शासक इतने आक्रामक क्यों थे? ठीक है, एक सवाल है भाई। अस्तित्व के लिए आक्रामक है, डरा देना सामने वाले को। ठीक है, डरा करके रखना, नहीं तो सामने वाला जो है मतलब रहने नहीं देगा। सोचो ना, मतलब हजारों की संख्या में सैनिकों को मारना तो नॉर्मल बात थी, मतलब युद्ध के बाद भी आम लोगों को मारना। उलेमा और सूफी संत को लेकर के एक सवाल है कि दोनों धार्मिक विद्वान थे, अंतर था बहुत। ठीक है, आप देखोगे उलेमा व्याख्या करते हैं, ठीक है, रूढ़िवादी तरीके से शरीयत की, ये उदार तरीके से व्याख्या करते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा, उलेमा जो है, जो इस्लाम में जो कही गई बात है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण से लोगों को गाइड करते थे। ये गुरु शिष्य परंपरा में यकीन करते थे, वहां ऐसा कुछ नहीं कल्चर देखते हैं हम। उलेमा का जीवन आर्थिक रूप से काफी बेहतर था। सूफी संतों का जीवन एक आम व्यक्ति की तरह जीवन था इनका एकदम।
सूफी संतों को दरवेश या फकीर कहते थे, मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास। ठीक है, तो जीवन का भी अंतर था। प्रायः सूफी संत राजनीति से दूरी बना के रखते थे, उलेमा बहुत एक्टिव थे। ठीक है, उलेमा इस्लाम के अनुयायियों के संदर्भ में सारी बात कहते थे। सूफी संतों के खानकाहों में गैर इस्लामी भी बड़ी संख्या में आते थे, उनके लिए भी बहुत ध्यान रखते थे। ये तो पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, जब आप देखा होगा सूफी संतों की भूमिका कैसे है ना। चलिए, हाँ, कल हम लोग मिलते हैं। कल नहीं, कल तो यही होगा आपका, कल 25 है 26 है। हाँ, तो कल तो यही चलेगा, 26 से मॉडर्न की क्लास होगी, है ना। फिर आपका ये वाला क्लास वीकेंड में चला जाएगा, जो भी 2-3 वीकेंड जाएगा अपना ये। ठीक है, कल तो हम मुगल ऐसे ही पढ़ेंगे, हम लोग राजनीतिक इतिहास ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है, थैंक यू।